हाँ जी साहब, जून 2026 की करंट अफेयर्स चल रही है। पार्ट नंबर 6 से मैं हूं संभव जैन। पहली खबर साहब आ रही है पटना से। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ हुई एक घटना। तो पटना में क्या हुआ है दोस्तों, जो पटना का जो हाई कोर्ट है वहाँ की नई चीफ जस्टिस बनी है। तो पटना हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है साहब, नई मुख्य न्यायाधीश। ऐसी जो खबरें होती हैं ना, बहुत डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं कि फलाने यहाँ के हाई कोर्ट की जज कौन बन गई साहब। तो मैडम बनी है, उनका नाम है मीनाक्षी मदन राय। अब ये न्यायमूर्ति हैं तो इसलिए ऑनरेबल जस्टिस होती हैं। तो न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति जरूर लगा देना भैया, हाई कोर्ट का एग्जाम भी है, फिर पता चला कि न्यायमूर्ति नाराज हो जाए। तो न्यायमूर्ति, उनका नाम है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, मीनाक्षी मदन राय। तो ये साहब बन गई हाई कोर्ट, बिहार की जो हाई कोर्ट है वहाँ की चीफ जस्टिस बनी है ऑनरेबल जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। ओके साहब, क्या है? मीनाक्षी मदन राय। अगली खबर देखते हैं जनाब अली। अगली न्यूज़ है दोस्तों, अभी हाल ही में 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बना है। 6 इससे पहले बन चुके थे, 7वां बन गया है। तो 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। देखो मैं हाथ से लिख लिख के करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो कई लोग क्या करते होंगे, 1.5 की स्पीड से देख लेते होंगे, सब पता है मुझे। तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब फास्ट देखना है फास्ट देख लो। तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र दोस्तों ये खुल गया है साहब आपका जम्मू में। जो अपना जम्मू है वहाँ पर ये खोला गया है। और किसने इसका उद्घाटन किया, आजकल ये भी बड़ा सवाल आता है कि किसने इसका उद्घाटन किया। तो जम्मू में तो ये खुला है, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो उद्घाटन किया है साहब जो मंत्री जी हैं एक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन हो गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। जम्मू में ये खुल गया साहब, ठीक है। कब खुला है, तारीख भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 5 जून 2026 को ये खोला गया है। पर्यावरण दिवस है ना, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मौसम से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो 5वां जो है वो 5 जून 2026 को ये खोला गया है, 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक, अब इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लाभान्वित राज्य भी हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो जम्मू में खुला है तो वही आसपास के जो राज्य होंगे वो जो है लाभान्वित होंगे। जैसे जम्मू कश्मीर सीधे सीधे लाभान्वित होगा इससे, मौसम विज्ञान केंद्र से। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में के बगल में ही लद्दाख है, तो लद्दाख भी इससे लाभान्वित हो जाएगा। और वहीं पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, वो भी इससे लाभान्वित हो जाएगा। तो ये 3 राज्य बेसिकली हैं जो इससे बेनिफिट लेंगे। किससे? क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र से। ये 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5 जून 2026 पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इससे लाभान्वित राज्य आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश होंगे। कोई दिक्कत है? अभी रिवीजन भी कर लेंगे मुस्कुराते हुए, और थोड़ा सा 2-4 खबर और देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने हैं वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। तो लिख लेते हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम, लंबे समय तक निर्वाचित पीएम कौन हो गए? अब साहब अपने भाइयों बहनों, मैं हो गया हूँ पूरे भारत का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो सबसे लंबे समय तक रहा हूँ। तो क्या नाम है भाइयों? मेरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी साहब इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन गए जो लगातार 4399 दिन तक कौन रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। 4399 दिन लगातार रह के इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड दोस्तों, वो जो इससे पहले का रिकॉर्ड था, पहले का जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम पर था? तो ये बेसिकली आपको छोटी सी भी जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो जवाहरलाल नेहरू जी पे था, पंडित JL नेहरू जी साहब पर था, जो कि 4398 दिन तक जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 4398 दिन तक का ये रिकॉर्ड इन पे था। निर्वाचित के तौर पर बात की जा रही है, वैसे तो हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन निर्वाचित मतलब चुन के आई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया के ये तभी से मान लिए गए थे जब 15 अगस्त 1947 इलेक्शन के बाद की बात हो रही है। इलेक्शन हो गया ना उसके बाद, तो ये आपने निर्वाचित PM देखे साहब। ठीक, नरेंद्र मोदी ने 4399 दिनों का रिकॉर्ड बना लिया, नेहरू जी पे ये 4398 दिनों तक का रिकॉर्ड था।
ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं जनाब। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है, जो पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, उसकी एक इंडेक्स जारी होती है, उसको कहते हैं कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस गलत लिख गया, परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो हाल ही में ये भी जारी हुआ है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत जो है पेपर में प्रश्न आते हैं। हाल ही में ये 2025 वाला जारी हुआ, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब सबसे बड़ी बात, ये जारी किसने किया? सबसे सवाल जो पहला आता है वो आता है साहब कि किसने जारी किया। तो दो संस्थाएं हैं, एक है विश्व बैंक और एक है आपकी, एक तो विश्व बैंक हो गई और एक होती है ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है, जिसको S&P कहते हैं। S&P यानी कि वो एक ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर जारी किया है, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है ये एक तरह से फर्म हो गई। तो इन दोनों ने मिलके ये जारी कर दिया, विश्व बैंक और S&P ने। अब बड़ी बात कि रैंकिंग क्या रही साहब, रैंक भी तो आपको जाननी है। नंबर 1 पे रैंक किसकी आई है? तो बेसिकली इसमें फर्स्ट रैंक बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो चाइना का एक फुजी करके वो है, पोर्ट है, बंदरगाह है, वो रहा है नंबर 1 पे, फुजी। ये आपका चीन में है। तो नंबर 1 पे तो आपका चाइना है। तो ये आपने समझ लिया। अगर देखो सेकंड रैंक की बात की जाए कि सेकंड रैंक पे कौन आया, तो 2 रैंक हम समझ लेते हैं। पहला तो आपका चाइना पे फुजी है, दूसरा भी चाइना का है और उस पोर्ट का नाम है डेलियन। ये जो डेलियन पोर्ट है ये भी चाइना में है। तो 2 तरह के आपने पोर्ट समझे, नंबर 1 और नंबर 2। फर्स्ट पे फुजी है चाइना, सेकंड पे है डेलियन चाइना। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की जो 22वीं रैंक आती, मतलब इंडिया की जो रैंक आई है वो 22 नंबर पर पहुंची है। यानी सबसे पहली रैंक अगर भारत की किसी नंबर पर पहुंच पाई, भारत का कोई ऐसा बंदरगाह जो इसमें श्रेणी में शामिल है, वो 22वें नंबर पे है और वो है आपका मुंबई वाला JLPT, वही जवाहरलाल नेहरू वाला है ना। तो JL नेहरू पोर्ट जो आपका मुंबई में है वो इस पर रहा है 22वें नंबर पे। अगर भारत की बात की जाए तो ये साहब JNPA ये नंबर 1 पे है, इंडिया की तरफ से ये पहला नंबर है। बेस्ट ओवरऑल ये 22वें नंबर पे है। और ये सब आपका जो रहा है, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भारत का नंबर 1 रहा है। भारत का जो है वो प्रथम नंबर पे है, प्रथम। इंडिया की तरफ से ये जवाहरलाल नेहरू वाला पोर्ट नंबर 1 पे है। ओवरऑल ये 22वें नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना का फुजी और सेकंड नंबर पे चाइना का डेलियन है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हाल ही में विश्व बैंक और S&P नाम की ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस फर्म ने जारी करी। फर्स्ट पे फुजी चाइना, सेकंड पे डेलियन चाइना और 22वें नंबर पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो पहले नंबर पे है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं साहब। अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है विनिमय। विनिमय। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़, नया क्या नई बला आ गई? तो इसको इंग्लिश में आप समझो VINIMAY। विनिमय एक प्रणाली है जो हाल ही में अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पूरी प्रणाली को जारी किया है। नई दिल्ली में ये लॉन्च हुई है। तो ये क्यों शुरू की गई है विनिमय प्रणाली? ताकि आप लोग जो है, जो भूमि जो होती है और जो जैसे कोई बंदरगाह बनवाना है या कोई ज़मीन वगैरह खरीदनी है, उसको लेके जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसमें कमी लाने की वजह, कमी आए, कागजी कार्रवाई न करनी पड़े, उसके लिए ये एक हाल ही में एक पोर्टल टाइप का लॉन्च हुआ है, एक प्रणाली लॉन्च हुई है जिसका नाम रखा गया है विनिमय। ठीक साहब, लिख लेते हैं, समझ तो लिया ही, तो अब पूरा नोट कर लो। भूमि, नोट क्या कर लो, आपको तो मैं इसकी PDF भी दे दूंगा, जिसको PDF से पढ़ना वो PDF से पढ़ लेना, जो खुद लिखना चाहे लिखना, जो आपकी इच्छा पे छोड़ दिया है मैंने, मैं समझा थक चुका हूँ। तो ठीक है साहब, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली है ये, भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली। क्या नाम रखा है इसका? ये है विनिमय। ये एक हाल ही में लॉन्च की गई है प्रणाली, अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च की गई है सीमा प्रबंधन के लिए, जो कागजी कार्रवाई में कमी आ सके। नई दिल्ली में ये लॉन्च है, अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च, अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई है साहब। क्लियर है? ये भी आपने समझ लिया। कागजी कार्रवाई में कमी आएगी, तो कागजी कार्रवाई में कमी लाने के लिए, कागजी कार्रवाई में कमी लाने के लिए,
कमी लाने के लिए ये हाल ही में शुरू की गई है। और ये क्या इसका मकसद है, तो आप समझ तो गए, पूरा भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली है, ताकि हमारी जो सीमा प्रबंधन है वो मजबूत हो सके। ठीक है, सीमा प्रबंधन जो है वो मजबूत हो सके, मजबूती हेतु। कोई दिक्कत? तो आपने ये पूरा समझ लिया दोस्तों, विनिमय प्रणाली क्या चीज़ है। हाल ही में ये भूमि प्रबंधन का प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में, कागजी कार्रवाई में कमी लाने के लिए और सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए क्या लॉन्च किया गया है, विनिमय प्रणाली लॉन्च की गई है। अगली खबर देखते हैं साहब। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है COP31। अभी हाल ही में घोषणा की गई है, जो COP31 है 2026 वाला, मतलब घोषणा क्या होगा ये, तो इसके बारे में बस COP31 2026 जो होता है हर साल, इस बार का जो होना है वो कहाँ होना है, तो COP31 जो 2026 वाला होगा दोस्तों वो अंताल्या में होगा। अंताल्या एक जगह पड़ती है, अंताल्या ये जगह पड़ती है आपकी टर्की में, तुर्की जिसको कहते हैं, तो ये तुर्की में होना है, प्रस्तावित है, तो ये तुर्की में होगा साहब। कहाँ पर होगा? COP31 2026 का अंताल्या तुर्की में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक और खबर है दोस्तों, वो अभी हाल ही में एक क्लाइमेट सम्मेलन हुआ है, जलवायु सम्मेलन जिसको कहते हैं, वो हुआ है, तो वो होता है बॉन में। बॉन पड़ता है आपका जर्मनी में, तो जर्मनी में हुआ है साहब आपका जलवायु सम्मेलन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, सुर्खियों में है ये साहब, बॉन जलवायु सम्मेलन। जो आपने दोस्तों सुनी होगी UNFCCC, वही कराता है इसको, UNFCCC है ना, क्लाइमेट चेंज में आपने एनवायरनमेंट में पढ़ी होगी, UNFCCC। इसके तहत ये पूरा सम्मेलन आयोजित होता है। UNFCCC के तहत जितने इसके सहायक निकाय हैं, जो भी इसका सहायता करते हैं, उस निकायों की एक मीटिंग हुई है, उसको कहा जाता है बॉन जर्मनी जलवायु सम्मेलन। तो UNFCCC के तहत सहायक निकायों का 64वां सम्मेलन है ये, 64वां सम्मेलन है, जो अभी हाल ही में जर्मनी में आयोजित होता है, बॉन शहर में। और इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये निकला है कि जो इसका जो बजट है उसको 3 गुना बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वित्त जो इसका है, वित्त पोषण यानी बजट है, उसको 3 गुना बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कितने गुना? 3 गुना। तो वित्त पोषण को 3 गुना बढ़ाकर, अब 3 गुना जब बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? इस वक्त दोस्तों ये $40 अरब के आसपास का है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो $120 अरब का हो जाएगा। तो $120 अरब का करने का प्लान है पूरा। तो $120 अरब करने की सिफारिश इसमें की गई है, करने की सिफारिश। 3 गुना बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? कितना? 3 गुना, पहले 40 था, अब 3 गुना बढ़ा देंगे तो $120 अरब करने की सिफारिश हो गई। तो ये बॉन जर्मनी जलवायु सम्मेलन कहाँ हो गया साहब? ये तो बॉन शहर में हो गया, जर्मनी के में। कौन से क्रम का है? 64वां सम्मेलन है। कितने गुना बढ़ाया गया लक्ष्य को? तो 3 गुना बढ़ाकर कितना कर दिया है? $120 अरब कर दिया है साहब। अगली खबर देखते हैं। बहुत सारी खबरें हैं आज, चिंता मत करो, करते रहो साहब। हाल ही में दोस्तों रूस में एक ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप हुई है बालू को लेके, जो सैंड होती है ना, सैंड माने बालू होती है, उसी को। तो रूस पूरा नाम है उस चैंपियनशिप का, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप, सैंड मास्टर्स कप। ये हाल ही में रशिया में हुआ है साहब, मास्टर्स कप 2026। और सैंड से रिलेटेड एक इंडिया में बहुत फेमस कलाकार हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। हो सकता है आपने नाम सुना हो इनका। सुदर्शन पटनायक बहुत बड़े बालू के कलाकार हैं, जो कहीं भी बालू से कोई भी आकृति बना देंगे। समुद्र किनारे ये ज़्यादातर आकृति बनाते रहते हैं, और आपने 100% हो सकता है इनकी कुछ आकृतियाँ देखी भी हो, नाम तो सुना ही होगा। इनका भी नाम आपने नहीं सुना, इसका मतलब आपको बहुत कम जानकारी है। तो सुदर्शन पटनायक जो है वो रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक ने ये जीता है, और ऐसे ये पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, पहले भारतीय बने जिन्होंने ये जीत लिया। क्लियर है? तो ये आपने समझा कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप सुदर्शन पटनायक ने जीता, और ये इस तरह से जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोस्तों पूरी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, वहाँ पे रूस में जीती है। रूस में एक आयोजन हो रहा था जिसको कहते हैं
अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव, ये एक महोत्सव वहाँ चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव, रेत मूर्तिकला महोत्सव चल रहा था, वहीं पर ये चैंपियनशिप हुई और वो सुदर्शन पटनायक ने जीत ली। तो अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव भी कहाँ हुआ, एक तरीके से ये रूस में हुआ है और इसी रूस में इन्होंने ये चैंपियनशिप पूरी जीत ली। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल समझ में आ रहा होगा। सुदर्शन पटनायक जीत गए पहली बार, और रेत मतलब सैंड, सैंड मतलब बालू, तो ये जीत गए साहब। अगली दोस्तों न्यूज आ रही है, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू है गाना सुना है कि पैसा पैसा करती है, तो पैसे से संबंधित अगली न्यूज है। एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क का सुना है कि नहीं सुना। एलन मस्क दोस्तों बहुत पैसे वाले आदमी हैं, और ये इतने पैसे वाले हैं कि ये दुनिया के पहले खरबपति बने हैं, दुनिया के पहले खरबपति, दुनिया के पहले खरबपति हैं, अरबपति नहीं खरबपति बन गए भैया, बहुत पैसा है भाई साहब। खरबपति का मतलब होता है $1 ट्रिलियन इनके पास आ गया, $1 ट्रिलियन अकेला जो है इनके पास इतना पैसा है। हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है ना, कहते रहते हैं ना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, ये करना है वो करना है। भाई साहब इस आदमी पर अकेला इतना पैसा है, धुआं मचा के रख दिया इसने। तो दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं साहब आपके एलन मस्क। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं जरा। न्यूज़ ही न्यूज़ है आज तो। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो आ रही है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, भाई और बहनों, क्या मुझे यूरोप घूमने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो मोदी साहब चले गए भैया मेरे अब घूमने। तो पीएम मोदी जी की अब यात्रा देखो। तो सबसे पहले इनकी फ्रांस की यात्रा समझते हैं, और ये फ्रांस के साथ साथ एक देश पड़ता है स्लोवाकिया, वहाँ पर भी घूमने गए थे। ठीक है साहब, तो 2 देश घूमे आए साहब। तो पीएम मोदी की एक तो फ्रांस यात्रा है वह, एक है स्लोवाकिया, 2 देश गए हैं। तो एक फ्रांस यात्रा और स्लोवाकिया यात्रा, ये भाई साहब समझनी पड़ेगी, एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो फ्रांस में भैया मेरे क्या था, क्या करने गए? तो फ्रांस में एक सम्मेलन हो रहा था, G7 सम्मेलन, और एक और सम्मेलन था विवाटेक सम्मेलन। दोनों सम्मेलनों में ये भाग लेने गए थे अपने मोदी जी। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इनकी फ्रांस यात्रा के बारे में, दोनों यात्राएं अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रांस यात्रा। फ्रांस में क्या था? फ्रांस में एक शहर पड़ता है एवियन, एवियन आपका ये पड़ता है फ्रांस में। इस एवियन में G7 सम्मेलन होना है, G7 शिखर सम्मेलन। ये इस मेन मकसद मोदी जी का यही था कि G7 सम्मेलन होगा तो भाई जाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये गए थे। तो इसमें तो ये गए, साथ में एक और सम्मेलन था जिसको कहते हैं विवाटेक सम्मेलन। क्या कहते हैं? विवाटेक, विवाटेक सम्मेलन। इन दोनों में प्रतिभाग करने के लिए ये गए थे। ठीक है, तो ये इन दोनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो ये बड़ी 2 खबर तो ये हो गई कि एवियन फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन और विवाटेक सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। कहाँ पर हुई है ये? पूरा फ्रांस यात्रा में। क्लियर है साहब? इसी तरह से और भी दोस्तों ये इन्होंने फ्रांस में चीज़ें की। क्या की? फ्रांस में एक शहर पड़ता है नीस नाम का, नीस नाम का एक शहर है फ्रांस में। तो वहाँ पर एक सम्मेलन, मतलब एक प्रोग्राम टाइप का था जिसको कहते हैं इंडिया इनोवेटर्स प्रोग्राम, भारत इनोवेटर्स प्रोग्राम। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। तो नीस फ्रांस में आयोजित, ठीक है साहब, ठीक, नीस फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेटर्स 2026, भारत इनोवेटर्स 2026, इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था भारत इनोवेटर्स 2026। तो इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो भाग लेंगे ही लेंगे, साथ में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने भी साथ में पार्टिसिपेट किया था। दोनों लोगों ने किया था, दोनों का नाम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो नीस फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेटर्स 2026 में पीएम मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति व फ्रांसीसी राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रतिभाग किया, इमैनुअल मैक्रो ने प्रतिभाग किया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपने ये भी समझ लिया दोस्तों, एक तो ये G7 सम्मेलन समझा, एक आपका विवाटेक सम्मेलन हो गया, एक ये भारत इनोवेटर्स सम्मेलन भी हो गया। ये जो भारत इनोवेटर्स सम्मेलन है दोस्तों, ये भारत की तरफ से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ था।
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो लिखते हैं यहाँ पे साथ में, जो कि भारत शिक्षा मंत्रालय ब्रैकेट में लिख लो भारत सरकार, यानी आपको पता होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शिक्षा मंत्रालय या फिर फ्रांस का, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए ब्रैकेट में समझ लिया है भारत सरकार। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपने पूरी स्टोरी समझ ली। जितनी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी उतना आपको याद रहेंगी। करंट अफेयर्स आप कितना रटोगे, खोपड़ी में तभी बैठेगा जब आपको एक एक चीज़ एक लिंक करके समझ में आएगी। अच्छा, पहले मोदी जी ने ये किया, फिर ये किया, फिर उन्होंने ये किया। तो जब चीज़ें दिमाग में, जहन में तभी रह पाएंगी जब आपका एक तरह से क्रम पता होगा। और देखो फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस में एक दोस्तों प्रोग्राम भी आयोजित हुआ था, जिसका नाम था, ये जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था भारत इनोवेटर्स 2026, ये शिक्षा मंत्रालय ने तो आयोजित किया ही किया। एक डील हुई थी काफ़ी टाइम पहले, जिसको कहते हैं भारत फ्रांस नवाचार वर्ष, जो 2026 का साल चल रहा है, इसको इंडिया फ्रांस नवाचार वर्ष इनोवेशन ईयर घोषित किया था। इसी वर्ष के तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ठीक है साहब, तो लिख लेते हैं, यह कार्यक्रम भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत आयोजित किया गया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत आयोजित हुआ क्लियर। तो अब आपने दोस्तों इंडिया की फ्रांस वाली जो यात्रा मोदी जी की समझी कि ये एवियन फ्रांस में G7 सम्मेलन में भाग लेते हैं, विवाटेक सम्मेलन में भाग लेते हैं, भारत इनोवेटर्स 2026 में भाग लेते हैं, इमैनुअल मैक्रो भी साथ में आते हैं, शिक्षा मंत्रालय इस प्रोग्राम को आयोजित करता है और भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत ये प्रोग्राम आयोजित होता है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, वो है तारीख, क्योंकि तारीख बहुत आती है। तो ये जो G7 सम्मेलन है, ये किस तारीख को हुआ? ये हुआ है दोस्तों 16-17 जून को। और ये जो विवाटेक सम्मेलन है, ये हुआ है आपका 18 जून को। क्लियर? ये दोनों चीज़ें आपने पूरी एकदम कंफर्म समझ ली। ये आपने पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा देखी। एक और देश में तो मोदी जी गए थे, कौन से देश में गए थे? स्लोवाकिया में। तो अब हम मोदी जी की स्लोवाकिया यात्रा भी देखेंगे। तो अब हम समझते हैं पूरी स्लोवाकिया यात्रा। इसमें भी सारी डिटेल समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। अब स्लोवाकिया यात्रा देखो, सबसे बड़ी बात कि ये कब गए, तो ये 14 से लेकर 16 जून तक ये स्लोवाकिया में पड़े हुए थे, आराम से मस्त मज़े मार रहे थे। तो आप ये समझना कि ये पहले फ्रांस गए हैं या पहले स्लोवाकिया गए हैं। ये पहले गए स्लोवाकिया, 14 तारीख से 16 तारीख तक ये स्लोवाकिया में थे, 16 के बाद ये फ्रांस में पहुँचे। और ये जो G7 सम्मेलन हुआ है, ये 52वां था। ये भी मैं साथ में यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जिससे एक एक चीज़ कन्फर्म रहे एकदम। ये 52वां था, 52 था आपका, जो 52वां G7 सम्मेलन था। उसके मतलब पहले ये स्लोवाकिया पहुँचे, उसके बाद फिर ये फ्रांस पहुँचे। क्लियर? अब स्लोवाकिया में क्या किया? तो क्या किया? मौज करिए, मस्ती करिए, और वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं हमारे लिए रोटी बना के तैयार कर दी होगी, है कि नहीं? सब जाते हैं, बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले। तो जो स्लोवाकिया के जो पीएम है, ये भी तो आपको जानना होगा कि जो स्लोवाकिया देश है, इसके पीएम कौन है, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी जानना जरूरी है। उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है रॉबर्ट फिको। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फेंक गए साहब, फेंक दिए रॉबर्ट को। रोबोट फेंको, तो फेंक दिया। इतना लंबा स्लो फेंका है, नाम है ना स्लो, तो स्लो फेंका है भैया। फेंको स्लो, धीरे धीरे है साहब, धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए। तो हौले हौले हो गए साहब रॉबर्ट फिको। अगर बात की जाए स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, भाई देश घूमने गए हैं, इसकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी राजधानी है दोस्तों ब्रातिस्लावा। ये वहाँ की जो है कैपिटल है स्लोवाकिया की। इसमें एक बेसिक इम्पोर्टेंट बात ये रही दोस्तों कि ये जो स्लोवाकिया है, ये 1993 में आयोजित हुआ था। 1993 में ये आज़ाद हुआ था। तो 1993 में आज़ादी के बाद, अगर आज़ादी की बात की जाए, 1993 में स्लोवाकिया आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और इंडिपेंडेंट होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भारत का प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा करने गया। इसलिए मोदी जी का नाम थोड़ा फेमस हो रहा है इस चीज़ में।
तो 1993 में आज़ादी के बाद स्लोवाकिया जाने वाले मोदी जी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने, जाने वाले पहले भारतीय पीएम, दुनिया के हिसाब से नहीं, इंडियन की बात हो रही है, पहले भारतीय पीएम मोदी जी बने। ठीक, अगर इस तरह से सवाल आ जाए कि ये 1993 में कौन आयोजित हुआ, तो वो आयोजित नहीं, सॉरी, आज़ाद हुआ, आज़ाद की बात हो रही है, तो स्लोवाकिया कब आज़ाद हुआ है? 1993 में। पूरी डिटेल आपको इसलिए मैं बता देता हूँ कि भैया देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने स्लोवाकिया घूमने गए तो कुछ भी आ जाएगा कि कब गए, तो 16 जून को गए, 14 से 16 जून 2026 को गए। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट फिको, स्लो फेंकना था, फेंक दिया। राजधानी ब्रातिस्लावा है साहब। और ये स्लोवाकिया कब आज़ाद हुआ? तो 1993 में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। और उसके बाद देखा जाए तो इस तरह से पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचा है, और वो अपने बने हैं साहब नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, अब देखते हैं अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आ रही है स्मृति मंदाना, क्रिकेटर हैं, नाम सुना होगा स्मृति मंदाना का, खूब नाम सुना होगा ना। तो ये स्मृति मंदाना फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं, और हाल ही में ये ऐसा पहली बार हुआ कि टाइम 100 की सूची में शामिल हुई हैं। तो टाइम 100 जो लिस्ट निकलती है, टाइम 100, उसमें एक कैटेगरी होती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मोस्ट इन्फ्लुएंसर, थोड़ा हिंदी है भैया, इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, तो ये मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्पस इन स्पोर्ट्स, पर्सन इन स्पोर्ट्स, ये बनी है साहब, इन स्पोर्ट्स। क्या नाम है इनका? स्मृति मंदाना। और ऐसा इनको ये इस तरह की कैटेगरी में शामिल होने वाली है, एकमात्र इंडियन है, इससे पहले कोई शामिल नहीं हुआ था। तो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन स्पोर्ट्स 2026 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं ये, में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय, होने वाली एकमात्र, वन एंड ओनली, न तो कोई आदमी हुआ ना कोई औरत, सिर्फ अकेली हुई है। मतलब आदमी औरत का मतलब है कि कोई नहीं हुआ। इस साल जो 2026 की जो लिस्ट आई है उसमें सिंगल एक ही इंसान का नाम है इंडिया की तरफ से, उनका नाम है स्मृति मंदाना। ये इंडियन मोस्ट फेमस क्रिकेटर हैं। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन स्पोर्ट्स 2026 में शामिल होकर इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं। ये क्रिकेटर है साहब, नहीं तो इतना भी याद रखना, लिख दूँ, भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं। ओके, तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया में एक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हुई है, जिसको योगासन से जोड़कर देखा जा सकता है। बहुत फेमस रही, वो अहमदाबाद में हुई थी। और इंडिया में पहली बार क्या, पूरी दुनिया के लिए वो ऐसा पहला चैम्पियनशिप है। तो प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हुई है, प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप, योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। ऐसा पहली बार हुआ है जब योगासन को लेके भी एक पूरा चैम्पियनशिप आयोजित हो गया इतना बड़ा। और ये चैम्पियनशिप दोस्तों 2026 में हुई है, इसलिए नाम में 2026 लिख जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये हुई कहाँ है, तो ये पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैंने बताया था कि ऐसी एक चैम्पियनशिप आयोजित होनी है जो कि अहमदाबाद में होनी है। तो अब ये आयोजित हो चुकी है, तो इसके बारे में हम चीज़ें समझ लेते हैं। अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये गुजरात में हो गई। गुजरात में एक एरिया है जिसको कहते हैं इके एरिना, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इके एरिना, वहाँ पर ये आयोजित हुई है। एरिना का मतलब होता है रिंग, एक तरफ से घेरा, जिस रिंग में ये आयोजित हुई है उसको कहते हैं इके एरिना। तो ये दोस्तों इके एरिना अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुई। अब देखो साहब रैंकिंग क्या क्या बनी, रैंक जानना बहुत ज़रूरी है। रैंक देखो साहब, नंबर 1 पे कौन रहा भाई साहब, तो इंडिया में हुई, योग से जुड़ा हुआ मामला है। तो नंबर 1 पे तो अपन रहे साहब, नंबर 1 पे रहा है भारत। जो इंडिया की रैंक आई वो नंबर 1 पे आई। इंडिया ने टोटल 114 पदक जीते हैं, इसमें 102 तो जीते हैं दोस्तों स्वर्ण पदक, ठीक, और 9 पदक जीते हैं सिल्वर के, रजत पदक, और साथ में 3 पदक जीते हैं ब्रॉन्ज के, यानी कांस्य पदक। इस तरह से अगर इंडिया की बात की जाए तो 102 और 9 111 और 3 114 पदक इंडिया जीतकर नंबर 1 पे रहा।
ये तो बहुत गर्व की बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो इंडिया में अहमदाबाद में हो रही है, ऊपर से योगा से रिलेटेड मामला है, तो योगा में तो इंडिया वैसे ही नंबर 1 है। अब देखो नंबर 2 पे कौन रहा, इंडिया के आसपास भी नहीं है कोई भाई साहब। जो नंबर 2 पर आया ना, जापान, जापान की कंडीशन इतनी ख़राब है कि मात्र 3 तो गोल्ड आए, ठीक, मात्र 3 ही सिल्वर आए और मात्र 5 जो है वो ब्रॉन्ज आए। तो इस तरीके से अगर इनके पदक आप देखोगे तो कितने और हैं, 11 बस, है ना। तो इस तरीके से बुरा हाल है। अगर दोस्तों इसके पूरे मस्कट की बात की जाए, मस्कट समझते हो, जो शुभंकर होता है जिसको कहते हैं शुभंकर, इंग्लिश में कहा जाता है इसको मस्कट। वो क्या रहा है इसका मस्कट, इसका मस्कट भी पूछा जा सकता है। इसका मस्कट है दोस्तों वीर द लॉयन। गजब है, वीर, हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। वीर है भैया, वीर, वीर द लॉयन, ये इसका शुभंकर रहा है, मस्कट रहा है वीर द लॉयन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ सकते हो कि प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होती है। एके एरिना में ये आयोजित हुई। इंडिया जो है 114 पदक के साथ नंबर 1 पे है और जापान तो सेकंड पे है, लेकिन आसपास भी नहीं है पदक के मामले में। पता है इसमें एक ऐसी हरकत हुई कि जो नेपाल है वो 52 मेडल्स लेके आया, फिर भी सेकंड नंबर पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो रैंकिंग बनती है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग बनती है। तो नेपाल गोल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5वें नंबर पे है, लेकिन मेडल जो है नेपाल के 52 हैं। लेकिन वही है ना कि साहब, किस्मत ही ऐसी है, गोल्ड जो है 3 से ज़्यादा होते तो नेपाल सेकंड पे आ जाता, तो नेपाल 5वें का 5वें पे रह गया। खैर क्या करना है अपने को। तो ये अपन ने दोस्तों योगासन चैंपियनशिप समझ ली। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बिहार से। बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम भी आपका 26 जुलाई को है, तो बिहार से भी कुछ इंपॉर्टेंट समझ लो साहब, हो सकता है आप पेपर देने जाओ आ जाए। तो बिहार में दोस्तों कई सारी भाषा एकेडमी है, जैसे भाषाएं होती हैं अलग अलग तरह की एकेडमी है। 2 नई एकेडमी भी हाल ही में बिहार में बनाई गई हैं। वो बनाई गई है, एक भाषा है बज्जिका, बज्जिका भाषा एकेडमी बन रही है, और एक है भाषा सुरजापुरी, एक है सुरजापुरी, सुरजापुरी। ये 2 तरह की भाषा अकादमी वहाँ पर बन रही हैं। तो बज्जिका व सुरजापुरी अकादमी स्थापित वहाँ होंगी, स्थापित होंगी। कौन सी, एक है साहब बज्जिका और एक है आपकी सुरजापुरी, बज्जिका और सुरजापुरी। अभी तक वहाँ पे 6 थी टोटल, अब ये 2 बन जाएंगी तो अब 8 हो जाएंगी, ठीक है, ठीक साहब। अतः अब बिहार में कितनी हो गई टोटल 6, अब वो सॉरी 8, ठीक। अतः अब बिहार में कुल 8 क्या हो जाएंगी पूरी, वहाँ पे अकादमी, भाषा अकादमी हो जाएंगी, 8 भाषा अकादमी हो जाएंगी, भाषा अकादमी हो जाएंगी। 6 पहले से थी, 2 बढ़ गई। तो कौन कौन सी बढ़ गई साहब, एक बढ़ गई बज्जिका और एक बढ़ गई आपकी सुरजापुरी। अब बिहार स्पेशल, अगर आप बिहार पीसीएस देने जा रहे हो तो बिहार का एक स्पेशल करंट अफेयर्स होता है भाई, वो अपना पढ़ पढ़ा के जाना। हम लोग तो बिहार के हिसाब से नहीं करा रहे, यूपी के हिसाब से करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी चलती है अपने यहाँ, बिहार का आप स्पेशल पढ़ के जाना भैया। ये तो मैंने आपको हल्की सी वो एक खबर थी इसलिए बता दी। ये बिहार वाला जो है वो अलग खेल होता है पूरा। अगली दोस्तों न्यूज़ आ रही है वो आ रही है परमाणु हथियारों से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिप्री की एक रिपोर्ट जारी होती है, सिप्री परमाणु हथियार रिपोर्ट, हर साल जारी होती है, इस साल भी जारी हो गई। तो सिप्री परमाणु हथियार रिपोर्ट ये भी जारी हो गई साहब। बहुत सारी न्यूज़ हैं, करते करते बेचारे थक जाए आदमी, इतनी खबर हो जाती है। इस साल की रिपोर्ट है इसलिए 2026। मैं तब भी दोस्तों आप लोगों को कम से कम हाथ से लिख लिख के करा रहा हूँ तो आपको कोई याद हो जाए, नहीं तो आज तो ये दाएं 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 पीपीटी पे भी दे सकते हैं, फट पट 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 हो जाएगी, लेकिन फिर इतना याद नहीं रहता ना। अब आपके सामने जब चीज़ें लिखती चली जाती हैं तो आपके दिमाग में रहती है, आपका ध्यान एक जगह रहता है। सिप्री परमाणु हथियार रिपोर्ट 2026, इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है दोस्तों कि अभी तक पूरी दुनिया में टोटल 9 ऐसे देश हैं जिन पर परमाणु शक्ति है, मतलब परमाणु बम है। तो 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश पूरी दुनिया में है। कितने हैं, 9 हैं ऐसे जो परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कैटेगरी में शामिल है। अब यहाँ पर बात हमें समझनी है कि नंबर 1 पे कौन चल रहा है साहब, बस यही भसड़ आपको समझनी है। नंबर 1 वाली है वो चल रहा है अपना रूस, ठीक है। रूस के पास इस वक्त दोस्तों 5420 हथियार हैं, एटम बम है रूस के पास 5420। अब वही बात, सेकंड पे कौन चल रहा है, सेकंड भी समझना पड़ेगा।
सेकंड पे चल रहे हैं अपने ट्रंप चाचा यानी अमेरिका। अमेरिका के पास है 5042। कितने? 5042, ये सही है। यहाँ पर है 5420, यहाँ है 5042। तो ये इतने हथियार कितने पे, किन पे हैं? अमेरिका पे। रूस नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है आपका अमेरिका। अब यहाँ सारे देखने पड़ेंगे क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो चल रहा है, अब आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि चीन कितना पीछे लगेगा आपको इसमें। चीन तीसरे नंबर पे है, लेकिन मात्र 620 इसके पास परमाणु हथियार है। कितने? ओनली 620। बात अगर चौथे नंबर की जाए तो चौथे नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? मात्र 370। धारा 370 लग गई यहाँ पे। तो ये सिंपल है। अगर आप इंडिया का इंतज़ार कर रहे होगे तो फिफ्थ नंबर पे अभी इंडिया नहीं आया है। फिफ्थ नंबर पे है आपका ओनली ब्रिटेन। ब्रिटेन में कितने परमाणु हथियार हैं? ब्रिटेन में है दोस्तों 225 परमाणु हथियार। कितने? 225। अगर बात की जाए छठवें नंबर की, तो छठवें नंबर पे कौन सा ऐसा देश आ गया? तो अपना आ गया इंडिया। भारत के पास 190 हैं। इंडिया छठवें नंबर पे है और इंडिया के पास 190 परमाणु हथियार हैं। अब 3 और रह गए, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। तो ये भी देख ही लेते हैं। सेवेंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप अपना ये जो देश है पाकिस्तान, ये आपको पता होना चाहिए भाई, पड़ोसी है। इनके पास कितना है? तो ये ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया से। 170 परमाणु बम बन चुके हैं इनके यहाँ पे, 170 हैं। और 8वें नंबर पर अगर बात की जाए तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो इसमें शामिल है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि मतलब कौन कौन से वो देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है, तो आपको पूरी चीज़ें पता हो गई। इज़राइल जो है वो 90 परमाणु हथियारों के साथ 8वें नंबर पे है। और अगर आखिरी बात की जाए कि आखिरी नंबर किसका चल रहा है, तो वो चल रहा है आपका उत्तर कोरिया का, जिससे कोई नहीं बोलता, जिसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई लड़ता है, ना कोई से दोस्ती, ना कोई से बैर। इनके पास 60 परमाणु हथियार है। तो आपको बहुत इसमें लफड़ा नहीं पड़ना। नंबर 1 पे रूस है 5420, सेकंड पे यूएसए वही 5042, तीसरे पे आपका चाइना है 620, फोर्थ पे फ्रांस है, ये नहीं समझनी, वैसे धारा 370 लग गई फ्रांस में। 5वें ब्रिटेन है 250 नंबर। 6वें पे अपना इंडिया जानना जरूरी है 190। 7वें पे पाकिस्तान 170, ये भी जानना जरूरी है 170। 8वें पे इजराइल है और 9वें पे उत्तर कोरिया। बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट जो है, सेकंड जो है, थर्ड जो है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है। इंडिया जो है 190 के साथ 6वें नंबर पे है। पाकिस्तान 7वें नंबर पे है 170 के साथ। फ्रांस चौथे नंबर पे 370 लगी हुई है फ्रांस में। तो ये बेसिकली आपने सिप्री परमाणु हथियार रिपोर्ट पूरी समझ ली, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित ज़रूरी है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली दोस्तों न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है फीफा वर्ल्ड कप से। ये फीफा विश्व कप फुटबॉल वाला होता है 4 साल बाद। इस बार भी ये फीफा जो फुटबॉल का वाला वर्ल्ड कप है वो 2026 में शुरू हो गया। 11 जून से ये शुरू हुआ था। तो ये 11 जून से जब शुरू हुआ है, 11 जून से, और ये 19 जुलाई तक चलेगा। तो बाकी इसकी रिपोर्ट तो तभी आ पाएंगी जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा 19 जुलाई को। फिलहाल तो अभी यही समझना है कि 11 जून से शुरू हुआ था। तो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक ये साहब 16 सिटीज़ में, 16 शहरों में खेला जा रहा है। 16 शहरों में ये हो रहा है। अब ये 16 शहर किस किस देश के हैं? तो 3 देश इसमें दोस्तों शामिल हैं। एक इसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है और मैक्सिको शामिल है। अगर बात की जाए यूएसए से, तो 11 शहर जो हैं वो यूएसए के हैं। ठीक। अगर बात की जाए कनाडा से, तो कनाडा के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो कनाडा के इसमें 2 शहर शामिल हैं। और अगर बात की जाए मैक्सिको की, तो कितने बच गए? टोटल 16 हैं। ठीक, टोटल 16 हैं। अमेरिका के 11 हो गए, कनाडा के 2 हो गए, तो 11 2 13, टोटल 16 है। तो मैक्सिको कितने बच गए? 3 शहर जो है वो बच गए आपके मैक्सिको के। तो एक एक चीज़ आपने समझ ली। हाल ही में जो ये शुरू हुआ है, इसका जो मोटो रखा गया है वो क्या रखा गया है? मोटो होता है ना, जो ऑफिशियली एक सेंटेंस टेंस बना देते हैं, एक नारा टाइप का, वो इसका रखा गया है दोस्तों, #VR26। VR26 ये इस बार फीफा वर्ल्ड कप का मोटो रखा गया है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों, वो 23वां हो रहा है। 23वां क्रम भी जानना जरूरी है। 23वें क्रम का ये आपका फीफा वर्ल्ड कप है। 11 जून से 19 जुलाई तक चल रहा है।
यूएसए के 11 शहर, कनाडा के 2 शहर, मैक्सिको के 3 शहर मिला के 16 शहरों में ये आयोजित हो रहा है। इसीलिए इसमें 3 रंग भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, और उसको मैच बॉल ट्रियोडा कहते हैं। मैच बॉल ट्रियोडा, मैच बॉल ट्रियोडा, ये क्या चीज़ है? तो एडिडास कंपनी ने एक आकृति बना के रख दी है एक तरीके से, जो 3 रंग उसमें दिखाए जा रहे हैं। तो एडिडास जो है वो कंपनी द्वारा है, एडिडास कंपनी द्वारा, और 3 रंगों का इसमें इस्तेमाल है। एक रंग है लाल रंग, एक रंग है इसमें हरा रंग, और एक है इसमें नीला रंग। ये 3 रंगों का एक पूरी आकृति टाइप की बना दी है, इसको ट्रियोडा कहते हैं। एडिडास इसमें जो है शामिल है। 3 देश भी इसमें शामिल है, इसीलिए लाल, हरा और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ये भी दोस्तों आपने समझ लिया। अगर बात की जाए इसके शुभंकर की, इसका जो मस्कट है वो भी आपको पता होना चाहिए। शुभंकर यानी मस्कट, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब क्योंकि इसमें 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इसीलिए इसमें 3 मस्कट भी बनाए गए हैं अलग अलग तरह के। और तीनों मस्कट के बारे में भी समझना पड़ेगा। बड़ी कठिन चीज़ कर दी साहब परीक्षार्थियों के लिए। पहले एक याद नहीं होता था, अब 3-3 याद करने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप है साहब, फुटबॉल का फेमस है। एक है दोस्तों मान लो मेपल नाम का। ये जो मेपल है ये आपका एक तरह से चूहा होता है, जो कि वहाँ का कनाडा का चूहा होता है। तो ये कनाडा देश के लिए रिप्रेजेंटेशन है। कनाडा का ये चूहा टाइप का है। ठीक साहब। माउस जिसको कहते हैं, माउस, मिक्की माउस को तो मतलब लिख दे रहा हूँ भैया, इंग्लिश में इसको माउस कहते हैं, चूहा की तरह। ये हो गया मेपल। एक दोस्तों और 3 है ना टोटल, तो एक तो मेपल हो गया, एक का नाम है जायू, जो शुभंकर रखा है, मेपल जायू। जायू जो है वो मैक्सिको देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिको के फेमस हैं जगुआर, तो ये मैक्सिको का जगुआर है। तो ये जगुआर है मैक्सिको के लिए, और जायू इसका ये ऑफिशियल नेम रख दिया है फुटबॉल में। एक तीसरा और है, उसको कहते हैं क्लच। गाड़ी में क्लच दबाते हैं, और क्लच कहाँ का रिप्रेजेंटेशन बच गया? ये बच गया आपका अमेरिका का। और ये किस प्राणी को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो अमेरिका की फेमस प्रजाति है उसको कहते हैं बाल्ड ईगल। बाइल्ड ईगल, बाइल्ड ईगल कहते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने इसे अपना नेशनल बर्ड भी शायद घोषित किया है। तो ये क्लच, जायू और मेपल, ये फीफा वर्ल्ड कप के 3 मस्कट हैं। मेपल जो है वो कनाडा को रिप्रेजेंट करता है। तो मेपल, जायू, क्लच, ये तो यही हो गए। मेपल जो है माउस हो गया, एम से मेपल, एम से माउस, ये कनाडा का है। जायू साहब, कहाँ जायू, कहाँ जाऊँगी? मैक्सिको जाऊँगी। किसे लेके जाऊँगी? जगुआर लेके। तो जगुआर लेके जाऊँगी मैक्सिको। तो साहब ये जायू जो है वो मैक्सिको का हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्लच दबा दिया अमेरिका ने, और ये बाइल्ड ईगल है। ये आपने बेसिक जानकारी समझी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। 23वां ये एडिशन है। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा। अमेरिका के 11 शहर हैं, कनाडा के 2 शहर हैं, और मैक्सिको के 3 शहर हैं। ऐसे कुल मिला के 16 शहरों में आयोजित हो रहा है। मोटो इसका VR26 है। मैच बॉल ट्रायोडा यानी एडिडास कंपनी ने 3 रंगों की आकृति बनाई है, नीले रंग, हरे रंग और लाल रंग की। शुभंकर आपने पूरा समझ ही लिया। बाकी इसके बारे में जो जानकारी होगी वो जब ये 19 जुलाई को पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताएंगे कि नंबर 1 पे कौन रहा, और जो है गोल्डन बूट किसे मिला, वो सारी जो रिवॉर्ड्स अवार्ड्स हैं वो बाद में पता चलेगा। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है दोस्तों प्रोजेक्ट गंगा। बड़ा फेमस है ये हाल ही में, प्रोजेक्ट गंगा। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है ताकि उत्तर प्रदेश में डिजिटलाइजेशन बढ़ सके। सरकार में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट गंगा शुरू हुआ है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए। डिजिटलाइजेशन बढ़ाने हेतु, ठीक साहब, डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए किसने शुरू किया है? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। अब इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या इसके लक्ष्य रखे गए हैं, तो इसके लक्ष्य भी जानना जरूरी है। तो पहला लक्ष्य तो दोस्तों बहुत तगड़ा है कि जितने 20 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो 20 लाख ऐसे फैमिलीज़ को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा साहब। अब कितना मिलेगा, कि कागज़ों में ही मिलेगा, कि ग्राउंड पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब बात की बातें हैं। फ़िलहाल जो ऑफिशियल है वो समझते हैं। 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, एक तो तगड़ा लक्ष्य ये है साहब। और भी बहुत तगड़े तगड़े लक्ष्य हैं। एक आपने ये समझा
एक लक्ष्य ये भी है कि 57,000 जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ तक इन्हें पहुँचाना है, इस नेटवर्क को 57,000 ग्राम पंचायतों तक इसकी पहुँच होनी चाहिए। कितनी पंचायतें शामिल हैं इसमें? 57,000 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। अगर बात की जाए सर्विस प्रोवाइडर्स की तो तय किया गया है कि 8 से 10,000 इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो इंटरनेट प्रदाता कंपनी होंगी वो इसमें शामिल की जाएंगी। तो 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाता शामिल किए गए हैं। 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाता इसमें शामिल किए गए हैं। और जब ऐसा हम कर देंगे तो एक लक्ष्य ये भी है, तो 1 लाख से अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। 1 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। तो 1 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर मिलने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये 4 बेसिक मोटे मोटे इसके लक्ष्य हैं। पहला तो ये है कि 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट, कितने को? 20 लाख को। दूसरा ये कि 57,000 ग्राम पंचायतों तक पहुँच, कितनी? 57,000। तीसरा ये है कि कितने डिजिटल सेवा प्रोवाइडर? तो 8 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। और कितने रोजगार? तो कम से कम 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा। अगर बात की जाए दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश अकेला इस पूरे प्रोग्राम को कर रहा है, तो नहीं। एक कंपनी है जिसको कहते हैं हिंदुजा ग्रुप, ठीक है, क्या कहते हैं? हिंदुजा ग्रुप। तो ये जो है हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से हो रहा है पूरा, हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से हो रहा है। हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से ये पूरा प्रोजेक्ट गंगा है जो संचालित हो रहा है। किसके ग्रुप से? हिंदुजा ग्रुप के सहयोग से। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं। आज तो खूब न्यूज़ ही न्यूज़ देखो। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है थंका। क्या चीज़ है ये थंका? तो ये एक चित्रकला है जो तिब्बत और बौद्ध परंपराओं पर आधारित है। हाल ही में ये घोषणा की गई है, इसको मतलब घोषणा क्या, स्टार्ट भी हो गया काम। इलाहाबाद में जो म्यूज़ियम है, इलाहाबाद म्यूज़ियम, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। तो ये थंका क्या चीज़ है? तो ये एक चित्रकला है जो तिब्बती और बौद्ध है, तिब्बती बौद्ध चित्रकला है। एक तरीके से बौद्ध चित्रकला है जो टिबेटन बेस्ड पर आधारित है। तिब्बती बौद्ध चित्रकला हो गई थंका। और ये फेमस क्यों हो रही है, सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद संग्रहालय में ये बन रही है। इलाहाबाद संग्रहालय में निर्माणाधीन है, संग्रहालय में निर्माणाधीन। ठीक साहब, निर्माणाधीन, यानी निर्माणाधीन का मतलब है कि अभी बनी नहीं है, बन रही है, निर्माण काम शुरू हो चुका है। तो थंका आपने समझ लिया, तिब्बती बौद्ध चित्रकला है। सुर्खियों में रही थंका क्या है? तिब्बती बौद्ध चित्रकला, जो हाल ही में इलाहाबाद संग्रहालय में बनना शुरू हो गई है। ओके, अगली खबर देखते हैं साहब। खूब खबरें देखो, आज मौज करो। हाल ही में दोस्तों एक नया शहर है, मतलब नया शहर नहीं, मुजफ्फरपुर शहर है जो बिहार का, उसको एक सेंटर के लिए घोषित किया गया है। किस लिए घोषित किया गया? तो आपने सुना होगा चमड़े का, जो चमड़ा होता है, चमड़ा, इसके जूते वूते बनते हैं ना, तो इस चमड़े के काम के लिए कई सारी सिटीज़ जो है बनाई जा रही थी, क्लस्टर सिटीज़। तो 3 सिटी पहले से बन चुकी थी, चौथी सिटी अभी हाल ही में बन गई है और वो बनी है बिहार की मुजफ्फरपुर। तो वो उसका ऑफिशियल नेम क्या है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसका नाम रखा गया है मेगा लेदर। मेगा लेदर, लेदर माने होता है चमड़ा, तो मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर सिटी। मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज होती है ना, एसेसरीज क्लस्टर सिटी हेतु चौथा शहर। ठीक है, 4th है ये, चौथा केंद्र हो गया, शहर समझ लो, केंद्र कुछ भी लिख लो। तो ये बन गया है साहब आपका मुजफ्फरपुर। कौन सा बना है? मुजफ्फरपुर। याद रखना मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है और मुजफ्फरपुर आपका बिहार में है। यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मुजफ्फरपुर जो है वो चौथा केंद्र बन गया है। ये कौन सा है साहब आपका? ये है आपका चौथा केंद्र। ये है आपका चौथा केंद्र, चौथा शहर है। और अगर बात की जाए अन्य 3 की, और कौन कौन से 3 हैं साहब, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक दोस्तों आपका पड़ता है मुरैना में, जो सीतापुर, वहाँ पे एक जगह है सीतापुर जो पड़ती है मुरैना में, और मुरैना पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। एक तो आपकी ये सिटी है। दूसरी सिटी कौन सी है? दूसरी है रायगढ़। रायगढ़ आपका पड़ता है महाराष्ट्र में।
ये भी दूसरी सिटी थी जो ऐसी बनी थी। और तीसरा पड़ता है रानीपेट, रानीपेट। और रानीपेट आपका पड़ता है साहब पनक्कम, एक ज़िला है तमिलनाडु में, वहाँ पे पनापक्कम, ये पनापक्कम पड़ता है साहब आपका तमिलनाडु में। ये 3 शहर पहले से ऐसे शहर थे जो मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर्स में शामिल थे। कौन कौन सा? सीतापुर मुरैना का, मध्य प्रदेश का, रायगढ़ महाराष्ट्र का, और रानीपेट था पनापक्कम तमिलनाडु का। सीतापुर, रायगढ़, रानीपेट, ये 3 शहर थे। सीतापुर, रायगढ़, रानीपेट। सीता रानी होती हैं, राजा की तरह जीती हैं, है ना, ये सही था। रानी सीता जो है, राय मतलब राजा की तरह, राजा की बेटी थी। ऐसे आप कुछ भी लगा के तिगड़ में याद कर सकते हो। फिलहाल जो है चौथी सिटी बन गई है मुजफ्फरपुर, बिहार में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्लियर है। अगली दोस्तों न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है आर्मी की तरफ से। इंडिया के जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उनका नाम भी आपको जानना होगा। तो भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस नहीं है ये, वो अलग होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS। वो CDS अलग होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो अलग है। तो ये जो नए बने हैं दोस्तों उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये बने हैं साहब, धीरज सेठ, धीरज सेठ जी बन गए। अब किसकी जगह पे बने हैं? तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी के जगह पर बने हैं। किनके? उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर, उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर। सारी चीज़ें आपको बता दी। कौन रिटायर हो रहा है, कौन नया आ रहा है। तो रिटायरमेंट है उपेंद्र द्विवेदी जी का, और नए आ रहे हैं साहब जनरल धीरज सेठ। क्लियर है? कौन बने हैं ये? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्लियर हो रहा ना एक एक चीज़। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, खूब सारी न्यूज़ देखो आज। अगला दोस्तों है वो है वार्या। और आप सोचोगे वार्या क्या चीज़ है ये? तो वार्या दोस्तों इंडिया का AI मॉडल है, जो ChatGPT, गूगल, जेमिनी ऐसे होता है ना, तो ये इंडिया का AI मॉडल है जो इंडिया ने खुद बनाया है। तो भारत का स्वदेशी AI मॉडल है ये, भारत का स्वदेशी AI मॉडल। अब जैसे बेसिकली कोई अगर AI मॉडल जब बनाया जाता है तो लगभग 50 स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो वार्या है वो 50 की जगह 4 स्टेप्स में ही बन सकता है। कोई भी अगर हमें जैसे काम करना है, जैसे मान लो कोई वीडियो ही बनाना है AI से, तो हमें 50 स्टेप्स का इस्तेमाल करना आता था ChatGPT वगैरह से। अब जो वार्या मॉडल आएगा वो 4 स्टेप्स में ही वीडियो बना देगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये 50 चरणों की जगह 4 चरणों में वीडियो बनाने में सक्षम है, वीडियो बनाने में सक्षम है, वीडियो बनाने में क्या है ये? सक्षम हो गया। क्या नाम है इसका? वार्या। तो ये भी समझ लिया आपने। अब बड़ी दिमाग में आएगी कि ये इंडिया की किस कंपनी ने बनाया? तो अवतार ग्रुप ने बनाया है ये, ठीक। अवतार ग्रुप है जो इंडिया का, उसके द्वारा ये निर्मित है, अवतार ग्रुप द्वारा बनाया गया है, ठीक है, अवतार ग्रुप द्वारा निर्मित। क्लियर? तो ये भी आपने समझ लिया दोस्तों। वार्या क्या चीज़ है? इंडिया का स्वदेशी AI मॉडल है जो 50 स्टेप्स की जगह 4 स्टेप्स में ही कोई भी वीडियो बना सकता है। किसने बनाया है वार्या? तो ये वार्या जो है वो बनाया है अवतार ग्रुप ने। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो आ रही है न्यूज़ वो आ रही है बिहार से रिलेटेड। बिहार की मैं न्यूज़ थोड़ी बहुत इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी वहाँ बिहार स्पेशल वो बिहार का PCS का एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा नहीं बताया भाई, ज़्यादा बिहार के लिए आप अलग से पढ़ो, कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बिहार के नए 3 उत्पादों को GI टैग मिला है। बिहार के नए 3 उत्पादों को GI टैग मिला है, बहुत फेमस है। उत्पादों को GI टैग जो मिलते हैं वो बिहार में अभी 3 नए प्रोडक्ट्स को मिल गया है। एक तो मिला है साहब क्या? एक मिला है साहब पटपर कट्टी, जो एक वहाँ की स्पेशलिटी है, हैंडीक्राफ्ट है। पटपर कट्टी, अजीब सा नाम है, पटपर कट्टी ये साहब नाम है। ये जो वहाँ की हैंडीक्राफ्ट है, शिल्प है वहाँ का, जो बहुत फेमस है। ये फेमस है दोस्तों पूरा का पूरा बिहार के गया इलाका में, जो गया इलाका पड़ता है वहाँ पे पटपर कट्टी। एक दूसरी जो चीज़ है वो है पिड़िया पेंटिंग, चिड़िया नहीं पिड़िया, पिड़िया पेंटिंग, ये भी बहुत फेमस है वहाँ पे बिहार में। और पिड़िया पेंटिंग फेमस है दोस्तों भोजपुर की। भोजपुर एक इलाका है बिहार में, तो वहाँ पर GI टैग मिला है।
एक और है बावन बूटी साड़ी, बावन बूटी साड़ी, ये भी बहुत फेमस है, बावन बूटी साड़ी, ये भी फेमस है बावन बूटी साड़ी, और ये भी फेमस है बिहार की। और ये किस इलाके की है, तो ये है नालंदा के इलाके की। 3 जो है नए जीआई टैग बिहार में मिले हैं। पटपरपट्टी शिल्प जो कि गया इलाके में फेमस है, पिड़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर में फेमस है, बावन बूटी साड़ी जो कि नालंदा में फेमस है। अब बिहार पीसीएस कोई देने जाए तो इन तीनों की मैचिंग आ सकती है ना कि कौन कहाँ का है, तो ये, या फिर आप यूपी पीसीएस में भी ऐसी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी नहीं है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बिहार के जीआई टैग पूछे जाएंगे, इसकी उम्मीद 1% से भी कम है, इसलिए मैं अदर स्टेट्स की न्यूज़ ज़्यादा नहीं कराता, बिहार की ये करा दी है साहब। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपना इतना ही रखते हैं। लगभग 1 घंटे की करंट अफेयर्स आपने देखी। मुझे जून की करंट अफेयर्स जल्दी करानी है और मैं बहुत जल्दी कराने की फ़िराक में हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में मेरी घर में फैमिली फंक्शंस बहुत थे ना, तो ये फटाफट वाली आपने पूरा बिहार के सारे करंट अफेयर्स देखे। इसको आप जितनी बार वीडियो देख लेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा, और PDF से आप इसका रिवाइज कर लेना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मुझे बताओ कि जो हाल ही में पिछली मैंने बताया था कि जो मेगा साइंस विजन प्रोग्राम हुआ था, करंट अफेयर्स में बताया मैंने जून की क्लास में, मेगा साइंस विजन जो प्रोग्राम हुआ था उसका नोडल संस्थान कौन सी संस्था को बनाया गया था, ये बताओ। अब तुम पता चल जाएगी तुम रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जून की करंट अफेयर्स में कराया मैंने, बताओ मेगा साइंस विजन की नोडल एजेंसी कौन सी है। ठीक है साहब, वीडियोज़ को 1-2 बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।